अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो बेटा कल आप लोगों का पेपर है। तो ये कुछ एनएमआर के क्वेश्चंस हैं और शायद थोड़ा बहुत उसमें एक दो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आ जाए। बेसिकली एनालिटिकल का पोर्शन में फोकस कर रहा हूँ लेटेस्ट पेपर का। मैंने कुछ कंपाइलेशन की है, सो वो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। एक क्विक थ्रू मैं आपको करवा देता हूँ। लाइक मैंने आपको इससे पहले जो है वो काइनेटिक्स एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने अपलोड की थी वीडियो। तो उसके बाद फिर मेरी ये वीडियो है। ओके, तो अब ये पूछ रहा है बेटा स्केलेटल फॉर्मूला बनाइए जरा आप ग्लूटामिक एसिड का, जबकि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। इसी को कंसीडर करते हुए बेटा आप लोगों को बनाना है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि बेटा ये आपका कायरल सेंटर है। ओके, ये आपका क्या है? कायरल सेंटर है, राइट। तो दो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा। एक आपके पास एमाइन ग्रुप है। ओके, हाइड्रोजन तो वैसे भी शो नहीं करते हैं, ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन तो वैसे भी शो नहीं करते हैं। आइए जरा अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। ओके, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये कुछ हो गए हैं, दो कार्बन। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये NH2 बना दिया एज इट इज। ओके, NH2 मैंने बना दिया एज इट इज, राइट। मैं लेबल कर दूं इसको पहले, तो थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को, क्या कहते हैं? वन, टू, थ्री, देन फोर, देन फोर, ओके, देन फाइव। तो फाइव कार्बन्स आपको बनाने हैं सबसे पहले। फाइव कार्बन्स आपको बनाने ही बनाने हैं, और NH2 को मैं जो है ना वो ब्रांच कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं पांच कार्बन बना लेता हूँ। ओके, मैं पांच कार्बन बना लेता हूँ और फिर मैं जो है ना NH2 को ब्रांच कर दूंगा, ये ज्यादा आसान रहेगा, क्या कहते हैं? तो पहले कार्बन से हम शुरू करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैंने क्या किया बेटा, कुछ ऐसे करके एक कार्बन में बना चुका हूँ, राइट। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ओके, फिर दोबारा इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही हो गया जी। और अब आइए हम नाइट्रोजन लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास आएगा जनाब NH2। ए, यहाँ से अगर मैं काउंट करूं बेटा, ये यहाँ से अगर मैं काउंट करूं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो सेकंड पोजीशन पर वन, टू, यानी कि आपका NH2 को यहाँ लगा हुआ। ऑब्वियसली बात है, स्केलेटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। तो ये है वो कायरल सेंटर। ओके जनाब, फिर क्या कह रहा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द डाइपेप्टाइड एला-ग्लू alanine and glutamic acid formed from one molecule of alanine and one molecule of glutamic acid. The peptide bond form should be displayed. The peptide bond form should be displayed. ओके, 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 डिस्प्लेड फॉर्मूला मांग रहा है वो। तो पहले हम बनाएंगे एलानीन का स्ट्रक्चर और फिर हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, ग्लूटामिक एसिड का। और फिर हम क्या करेंगे, इन्हें कंबाइन कर देंगे। सिंपल सी बात है ना यार। तो आइए जरा हम इसको करने की कोशिश करते हैं। एलानीन, तो बेटा मेरी डाटा बुकलेट में हम देखेंगे कि एलानीन के लिए आर की वैल्यू क्या होती है ना। एलानीन के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, जबकि इन्होंने हमें ग्लूटामिक एसिड की वैल्यू बताई हुई है। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर इन्होंने आपको यहाँ दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इसको छापूंगा ग्लूटामिक एसिड को। ग्लूटामिक एसिड को मैं बना लेता हूँ बेटा यहाँ पर कुछ इस तरह से। जिस स्टाइल में बना हुआ है इसी को ही मैं कॉपी करूंगा, राइट। अब हम बनाएंगे किसका स्ट्रक्चर? एलानीन का स्ट्रक्चर। बेटा ये आपको आर की जो है ना वो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। एंड फॉर एलानीन आर इज CH3। फॉर एलानीन आर आपका क्या है? CH3 है। ओके, तो ये मैंने कॉपी कर दिया बेटा एलानीन।
So this is NH2, this is COOH, दिस इज H एंड दिस इज CH3। बेटा ये एलेनीन आ गया आपके पास। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। पेप्टाइड बॉन्ड शो करना है मुझे, पेप्टाइड लिंकेज शो करनी है। बेसिकली मुझे पेप्टाइड लिंकेज शो करनी है। और होता क्या है कि इसका OH और इसका H चला जाएगा, एंड फाइनली दे विल बी कंबाइनिंग विद ईच अदर लाइक दिस, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अच्छा, वो डिस्प्लेड आपको कह रहा था ना, शुड बी डिस्प्लेड, तो हम इसको डिस्प्लेड कर देते हैं बेटा। तो आपके पास बेटा जो ये है ना, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। बात समझ रहे हो? ये आपका क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से नजर आता है। सेट हो गया जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे थे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एलानीन इज 6.0 एंड ग्लूटामिक एसिड इज 3.2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो होता है जिसपे जो वो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पे दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो एलानीन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 6.0 और ग्लूटामिक एसिड का पॉइंट है 3.2। A mixture of the dipeptide Ala-Glu and its two constituent amino acids, alanine and glutamic acid, is analyzed by electrophoresis using a buffer at pH 6.0. So draw and label three spots to indicate the predicted position of each of these three species after electrophoresis. इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं। सपोज यहाँ पर KMNO4 है। मैं एक आपका सिनारियो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कर रहे क्या हो। बात को समझना आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरे पास KMNO4 है। ओके, मैंने KMNO4 का स्पॉट लगा दिया यहाँ पर। अब मैंने बैटरी को जैसे ही ऑन किया तो MnO4 माइनस आयन आपके पास जनरेट हो गया और K प्लस आयन आपके पास जनरेट हो गया। तो MnO4 आयन जो है वो यहाँ मूव करना शुरू हो गया। ओके, और जो K प्लस आयन है वो यहाँ मूव करना शुरू हो गया। तो सेपरेशन हुई नहीं हुई? हो गई ना सेपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हुई है ना। ऑन द टेक्निकली तो इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा यही इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसी तरह ही इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। और चीजें जो है वो सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, और अगर चार्ज सेम हो तो फिर हम मास को देख रहे होते हैं कि मास के थ्रू सेपरेशन हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं, अब आपके पास KMnO4 नहीं है, बल्कि अब आपके पास जो है वो एक तो एला ग्लू है, और एक आपके पास अल्लाह आपका भला करे एलानीन है, और एक आपके पास जो है वो बेटा ग्लूटामिक एसिड है। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड को और एलानीन को आपने जब कंपैरिजन करवाया, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि इसका जो है वो लेस MR होगा। इसके स्ट्रक्चर को देख के मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और इसका जो है वो मोर MR होगा, हायर MR। क्योंकि इसमें चेन आ गई ना ये वाली, तो कुछ बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसका MR ज्यादा ही है। ओके, 4 ऑक्सीजन है इसके अंदर, जबकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ज्यादा MR इसका है। तो अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा कि मैं जरा इसका स्ट्रक्चर भी बना लूँ ताकि आपको मेरी बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। आइए जरा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, बड़े काम की बात। अब है बड़े काम की बात। ओके बेटा, ये जो है ना, ये आपका ग्लूटामिक एसिड है जो इन्होंने मुझे ऊपर दिया हुआ था, और ये मैंने एलेनीन बनाया। अच्छा, एलेनीन का इन्होंने 6.0 बताया है एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और हमने बफर भी 6 का लिया है। और हमने बफर भी क्या लिया है? 6 का लिया है। तो मतलब ये है कि बेटा ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, अपना इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये होता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, ये भी अपनी आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये भी अपनी आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है कुछ इस तरह से बेटा। ओके, अच्छा, अब इसका ग्लूटामिक एसिड का जो है ना वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3.2 है। सो 3.2 पर ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा।
न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल हो गया, तो मैंने एक ही दफा ये किया ताकि वो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है ना आपका ज्विटर आयन। तो 3.2 जो है वो 6 से लोअर, यानी 3.2 पे ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यानी 3.2 पीएच पर ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने इसका बफर जो लिया है वो pH 6 कर दी। pH 6 का मतलब मैंने H प्लस आयन को इंट्रोड्यूस कर दिया, एसिडिक पीएच हो गई। जब एसिडिक पीएच हो गई तो वो जो C डबल O था वो C डबल OH हो गया। ऐसे ही है, वो क्या हो गया, C डबल OH हो गया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। बात को समझो, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैंने स्पॉट लगाया है ना, उसमें तीन चीजें हैं। उसमें कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं, बात को समझना जरा गौर से, ओके। उसमें कितनी चीजें, तीन चीजें हैं। नंबर 1, नंबर 1 एक आपके पास है उसमें एलानीन, एक एला है, एक ग्लूटामिक एसिड है, और एक दोनों का मिक्सचर है। तो बेटा एला, एला दिस इज एला, एला पर तो दोनों चार्ज है, एला पर तो दोनों चार्ज है, इट विल नॉट मूव, इट विल नॉट मूव। तो बेटा एक्स पर एला ही खड़ा रहेगा। बेटा ये एला है आपका, ये क्या है, एला है आपका। ओके, ये एला आ गया आपका। आइए जरा, अच्छा यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज एक है अभी, एक नेगेटिव चार्ज अभी है। दो नेगेटिव चार्ज थे ना, एक नेगेटिव चार्ज अभी है। ओके, तो जो है आपका ग्लू, यानी जो ग्लू है, ग्लू है उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पर कहीं होगा, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा होगा वो। ऐसा ही है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा होगा वो। ओके, और जो आपका एला और ग्लू है, एला और ग्लू है, अब हम यानी कि एला और ग्लू का मिक्सचर ये है आपके पास। ओके, अब ये मैं अगर आपको बताऊं बेटा, मैं इसको भी इसकी आयोनिक फॉर्म में लिख दूं ताकि बात क्लियर हो जाए, ताकि बात क्लियर हो जाए। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ यार इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है। क्योंकि जब तक आपको इसका ओवरऑल चार्ज नहीं पता होगा, तो बेटा आप कैसे बताओगे कि यहाँ ये कहाँ को मूव कर रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यार। जब तक आपको ओवरऑल चार्ज नहीं पता बेटा, तो आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज कहाँ जा रही है। तो हम इसका पहले देख लेते हैं चार्ज। तो हम क्या देख लेते हैं बेटा, इसका चार्ज देख लेते हैं। दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। आइए जरा इसका चार्ज देख लेते हैं। पहले मैं इसको इसकी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, ओके। अब इसका ये आइस ये एंटी जीटर एंटी फॉर्म है। अब pH 6 है ना यार, pH 6 का मतलब क्या है, H प्लस इंट्रोड्यूस कर दिया। H प्लस इंट्रोड्यूस करने का मतलब जो नेगेटिव वाली साइड है बेटा, है भाई, जो नेगेटिव वाली साइड है बेटा वो क्या होगी, खत्म हो गई। बात समझ रहे हो, जो नेगेटिव वाली साइड है वो क्या हो गई, यानी आपने पीएच को इंट्रोड्यूस किया ना, तो H प्लस यहाँ पर आकर लग गया। तो ये वाली जो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था बेटा, ये आपके पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें बेटा, हम यहाँ पर एक मिस्टेक ये कर रहे हैं कि आपका जो बफर की पीएच है वो 6 है। इस 6 का अगर मैं 3.2 से कंपैरिजन कराऊं, तो ये जो 6 है ये ग्रेटर देन 3.2 है ना, तो ये बेसिक पीएच कंसीडर करूंगा मैं। ये मैं बेसिक पीएच कंसीडर करूंगा, हायर पीएच है। याद रखिएगा, हायर पीएच है। ओके, तो इसके लिए आप एक पॉइंट अपने पास ये नोट करें बेटा, कि अगर आपके पास, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर आपकी जो पीएच ऑफ बफर है बेटा, वो ग्रेटर देन, वो क्या हो, ग्रेटर देन पीएच ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो, तो पता है आप लोग क्या करेंगे, पता है आप लोग क्या करेंगे बेटा, तो अपने जो C डबल OH है ना, उसको आप उसके प्रोटॉन को निकाल दें, आप उसके प्रोटॉन को निकाल दें। ओके, क्योंकि बेसिक पार्ट है ना यार, तो बेसिक पार्ट क्या करेगा, बेसिक पार्ट जो है वो एसिड पर अटैक करेगा ना, एसिड पर अटैक करेगा बेसिक पार्ट। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे अब।
वो इसको क्या कर देगा बेटा, प्रोटॉन रिमूव कर देगा इसका। यानी कि आपके पास ये C OOH है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख रहा हूँ। बेटा ये आपके पास एज इट इज लिखेंगे, लेट्स सपोज। ओके, तो ये क्या करेगा आके, इसको इसको रिमूव कर देगा और इसको दोनों को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज बना देगा, कुछ ऐसा कर देगा। क्योंकि बेसिक पीएच है ना, एसिड पे आकर अटैक कर रहा है, बेसिक पीएच है ना, एसिड पे आकर अटैक कर रहा है। ओके, तो अब इस पे -2 का चार्ज है। और ग्लूटामिक एसिड के साथ उसने क्या किया, ग्लूटामिक एसिड के साथ उसने क्या किया, इस प्रोटॉन को उड़ा दिया, इस प्रोटॉन को उड़ा दिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बात समझ रहे हो, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, ये आपका ब्रांच नहीं, ये आपका ब्रांच है ना, ये आपका ब्रांच है। ओके, तो आप इसको बेटा जो है वो क्या करोगे, ऐसे ही कंसीडर करोगे। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ग्लूटामिक एसिड का जो आपके पास पीएच है वो 3.2 है। यानी उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 3.2 है। तो इस पर भी आपके पास क्या आएगा, कितना चार्ज आएगा, तो इस पे भी आ गया ये वाला चार्ज। ओके, तो अब आप इन दोनों को अगर देखो, कंपैरिजन कराओ इसका और अपने पूरे एला और ग्लू का, तो इसका एमआर इन दोनों से ज्यादा है। इसका तो तुमने फैसला कर लिया पहले ही कि ये तो कहीं मूव नहीं करेगा, ये तो जीरो चार्ज। ओके, तो तो अब ये ग्लू जो है ना वो थोड़ा सा आगे होगा, और इससे पीछे वाला जो स्पॉट स्पॉट होगा ना वो एला ग्लू का होगा। अच्छा, दोनों जा रहे पॉजिटिव की तरफ है क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों जा रहे पॉजिटिव की तरफ नहीं, क्योंकि दोनों पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन चूंकि ग्लू का जो मास है वो कम है और एला ग्लू का जो मास है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्लू की आ, जो डायरेक्शन होगी वो तो होगी पॉजिटिव की तरफ, लेकिन स्पीड इसकी ज्यादा होगी। जैसे आप लोग ओ लेवल्स में डिफ्यूजन को डिस्क्राइब करते थे ना, which gas will diffuse first, which gas will diffuse the slowest in the slowest rate, तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना हो रहा है। तो पोजीशन आपने लिख ली। ओके, जबकि एला पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है, ये न्यूट्रल है इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। ओके, ये मूव नहीं कर रहा है। और जबकि आपने ग्लू के बारे में क्या कहा कि इसका लोअर एमआर है, और इसके बारे में क्या कहा आपने, इसका हायर एमआर। आपको सेपरेशन करनी थी ना, आपने सेपरेशन कर ली, दैट्स इट। ओके, आगे आइए। एलानीन रिएक्ट्स विद मेथनॉल टू फॉर्म द एस्टर, क्योंकि एलानीन में आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और मेथनॉल से जब ये रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एस्टर बनाएगा। द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ जी, एस्टर को ये जी कह रहा है, उसको आपने क्या किया, डिसॉल्व D2O। अच्छा, D2O में डिसॉल्व करने से दो पीक गायब हो जाती है, एक C OOH की पीक गायब हो जाएगी और एक NH2 की पीक जो है वो गायब हो जाएगी। ओके, और अल्कोहल की OH की भी पीक्स गायब हो जाती है, क्योंकि वो जो आपका ड्यूटीरियम है वो हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप है, तो वो उसको बेसिकली डिस्प्लेस कर देता है। हैवियर आइसोटोप द लोअर वन को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद आपको ये पीक्स नजर आ रही है, उसके बाद आपको ये पीक्स नजर आ रही है, उन्होंने जी का स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर दे दिया कि ये एस्टर। बेटा ये आपके पास आ रहा है कोई डबलेट, दिस इज द सिंगलेट एंड दिस इज द क्वार्टेट, ऐसे ही। इस टेबल को देखकर हमें डिस्क्राइब करना है कि 1.4 पर क्या है, 3.5 पर क्या है, 4.0 पर क्या है। और बहुत ही कोई बच्चों वाला ये क्वेश्चन है, मतलब जस्ट यहाँ पर सारा गेम जो है ना बेटा वो टेबल को देखने का है और अपने स्ट्रक्चर को। तो 1.4, दिस इज द पीक एट 1.4, तो हमने हमें क्या नजर आया बेटा 1.4 पर, क्या नजर आया हमें, डबलेट नजर आया। क्या नजर आया, डबलेट नजर आया, है ना। और इस डबलेट को जरा आप स्ट्रक्चर पर आइए जरा बेटा, ये डबलेट किसका आया होगा, ये डबलेट किसका आया होगा। तो अब मैं हाइड्रोजन मेंशन कर दूं, बेटा ये भी हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है, और बस दैट्स इट बेटा। इसका नेबर ये है ना, इसके नेबर में एक हाइड्रोजन है ना, कौन सा रूल अप्लाई होता था, N+1 रूल अप्लाई होता था ना।
तो अगर मैं आपसे पूछूं इस CH3 की क्या पीक आएगी, तो आप बोलोगे डबलेट आएगा। मैं आपसे पूछूंगा क्यों आएगा डबलेट, आप बोलोगे इसके पड़ोस में एक हाइड्रोजन है। आप अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है सर ये भी तो पड़ोस है, अबे ये तो एन तो कबाब में हड्डी बना हुआ है भाई। ये एन क्या कर रहा है इधर यार, ये कबाब में हड्डी है, बीच में आ गया, तभी मैं इसको नेबर नहीं कह रहा। तो कितने हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हुए, आप बोलोगे 3 हाइड्रोजन। ओके, नंबर ऑफ एडजसेंट कितने हैं, एक है। आइए जरा 3.5 को भी देख लेते हैं जरा। 3.5 पर आपके पास नजर आ रहा है सिंगलेट, ये 3.5 की पीक है। ये क्या है, 3.5 की पीक है, सिंगलेट नजर आ रहा है। तो बेटा सिंगलेट किसका नजर आएगा आपको, और ये कितने पर आ रहा है, 3.5 पर। अब सिंगलेट इसका भी है बेटा, सिंगलेट इसका भी है और सिंगलेट इसका भी है। सही है जी। तो दोनों के पड़ोस में कोई भी नहीं है। बात समझ आ रही है, दोनों के पड़ोस में कोई हाइड्रोजन भी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये किसका आ रहा है। तो 3.5 को जरा कंपैरिजन करा लें बेटा, 3.5 को जरा कंपेयर करवा लें अपने गिवन टेबल से। तो 3.5 पर पीक आती है, अगर आप देख सकते हैं बेटा, तो कुछ ऐसी, CH3 नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीक शो कर रहा है 3.5 पर, ये इसकी नहीं है बल्कि इसकी है। ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं बड़ी। तो कितने हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हैं, 3 है, और इसका क्या आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि नेबर में कोई भी नहीं है। 4.0 पे क्या आ रहा है, क्वार्टेट आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टेट किसका होगा, तो आप बोलोगे इस हाइड्रोजन का होगा। मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे सर इसका नेबर तो 3 हाइड्रोजन है, तो N+1 जब लगेगा तो क्वार्टेट आएगा। N+1 लगेगा तो क्वार्टेट आएगा, है ना, क्वार्टेट आएगा। कितने हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हैं, 1। इसके पड़ोस में कितने हैं, 3 है, तभी तो क्वार्टेट आ रहा है। The proton NMR spectrum of G dissolved in CdCl3 is obtained. Describe the difference observed when between this spectrum and the proton NMR spectrum in D2O shown in figure 7.3. बेटा ये जो आपके पास NH2 की पीक आ रही है ना मेरे बच्चों, ये पीक यहाँ क्यों नहीं नजर आ रही है। बेटा आपके पास 2 सिंगलेट आने चाहिए थे ना, 2 सिंगलेट आने चाहिए थे ना आपके पास, क्यों नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि तुमने उसको D2O में डिसॉल्व किया हुआ था, D2O में डिसॉल्व किया हुआ था, D2O में डिसॉल्व किया हुआ था। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, तुमने उसको D2O में डिसॉल्व किया था। तो वो कह रहा है अगर D2O के बजाय CdCl3 एज अ सॉल्वेंट ले लो बेटा, तो 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 क्या होगा, इन CdCl3, in CdCl3 select for NH2, singlet for NH2 will be seen. ओके, और जबकि D2O में बेटा, जबकि D2O में, इन D2O singlet for NH2 will not be seen, क्योंकि हाइड्रोजन इज एक्सचेंज्ड by D, which is the heavier isotope of hydrogen. समझ गए। आइए जरा यहाँ पर हम आ जाते हैं अब। बेटा क्या कहता है वो, क्या कहता है वो कि ये यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट है और टी की आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी। तो जरा बताइए क्या क्या बनेगा। हाइड्रोलिसिस करवा दी आपने, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा, ये बन जाएगा, है ना। ये एस्टर है ना, तो एसिड बन जाएगा आपके पास, और अल्कोहल बन जाएगा। ओके, तो ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में OH के बजाय आपके पास क्या बनना चाहिए,
तो सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरह से अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, बेटा सेम चीज बनेगी, सेम चीज बनेगी। अरे यार, क्या है ये? अल्लाह, चलो मैं बना लेता हूँ। यही चीज बनेगी, लेकिन एसिड बन जाएगा। वो एसिड नहीं है, उसका सॉल्ट है। ओके। अच्छा, स्टेप टू में क्या बनेगा यार? क्या समझते हो बेटा? आप लोगों ने फॉर्मूला भी दे दिया आपको, क्या कहते हो? अच्छा, इसको हम ही देख लेते हैं, जी को पहले हम देख लें कि सिस्टमैटिक नेम फॉर टी क्या है। टी आपके पास ये है, दिस इज टी, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एस्टर में इसका नाम देते हैं। ओके, जो अल्कोहलिक पार्ट होता है आपका। तो अल्कोहलिक पार्ट में आपके पास दो कार्बन है। तो दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल। ओके। और फिर आपके पास क्या है? 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है। इथाइल 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोपेनोएट। बेसिकली एस्टर की नेमिंग में आइल एंड ओएट आता है। ये एस्टर के सुफिक्स है। ये क्या है? एस्टर के सुफिक्स है। जैसे अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन, carboxylic acid का oic acid. So the same goes, but the same goes for ester, that is aryl and OH, right? समझ आ रही है? ओके। अब हम आते हैं बेटा जी के स्ट्रक्चर पर। ओके। अच्छा, जी में अगर आप नोट करें तो चूंकि वो स्टेप टू यानी कि यहीं से बन के आ रहा है वो, तो क्या मतलब होगा यार? ये आप सोचो, इसमें कितने कार्बन हैं? हम ऊपर थोड़ा चलते हैं। इसमें 1 2 3 4 5। ओके, और ये 6। ओके, और ये 6, और नीचे वाले में भी 6 कार्बन हैं। दैट्स इट। ओके। अच्छा, O2 है, यहाँ पर भी O2 है, N है। हाइड्रोजन काउंट कर लें कितने कितने? अब मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलना। यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, 2 होंगे, और यहाँ एक भी नहीं है। ओके। तो 3 + 2 5 + 2 7 7 + 2, और अल्लाह भला करे आपका 9। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 13। तो 13 में से 9 हाइड्रोजन चले गए, कितने बचे? 4। तो कहीं से 4 हाइड्रोजन आए हैं कुदरत के। बात समझ रहे हो? ओके, तो मैं समझ गया, समझ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी रिडक्शन हुई होगी। कैसा? आइडिया लगा लिया ना हमने। साइनाइड से क्या बन गया होगा? एमाइन। तो बेहतरीन हो गया काम, जिंदगी आसान हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही छाप रहा हूँ कुछ एज इट इज करके, लाइक दिस। ओके, एज इट इज, एज इट इज, लेकिन कुछ ऐसे। कार्बन इंक्रीज हो गया ना अब आपके पास। 6 कार्बन बनाने हैं। 1 2 3 4 5, फिर ये 6 है। यहाँ पर कहीं NH2 लगा हुआ है। ओके। अब इसके हाइड्रोजन गिन ले, जस्टिफाई कर ले जरा, हमने सही बनाया गलत बनाया। आइए जरा, कार्बन 6 पूरे। 1 2 3 4 5 6। ओके। 3 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, और 2 ये हैं। काउंट करें जरा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13. This is the structure for C. Condition and reagent for step 1 and step 2. Reagent and condition for step 1 and step 2. तो बेटा, स्टेप 1 जो आपके पास हो रहा था, वो अगर आप गौर से देखें तो क्लोरीन हटा और CN लगा। स्टेप 1 में क्या हुआ यार? ये हटा है और ये लगा है ना यार। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना। तो कोई सोर्स बताइए जरा। Cl हटे और KCN आकर लगे।
Cl हटे और Cn आकर लगे तो हमारे पास क्या होता था, NaCN, NaCN/KCN इन एथेनॉल। कितना जनरल सा है यार, ये हमने बहुत दफा पढ़ा है बेटा। और हीट अंडर रिफ्लक्स करना नहीं भूलना। अच्छा, इन एथेनॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस लिखोगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे। फिर जो है ना वो साइनाइड नहीं लगेगा, कुछ वो जाकर रिप्लेस हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि नाइट्राइल की रिडक्शन हुई है। नाइट्राइल की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो LiAlH4 कॉमन जो पहले था, अभी वही है। ओके जी, LiAlH4 आ गया आपके पास। अच्छा जी, टी का इन्होंने आपको बनाकर दिया हुआ है और CdCl3 में डिजोल्व किया हुआ है। तो बेटा दिस इज ट्रिपलेट। यस, ट्रिपलेट नजर आ रहा है। दिस इज ट्रिपलेट। बेटा दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट। दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट बेटा। एंड दिस इज क्वार्टेट। बात समझ आ रही है, तीन ट्रिपलेट आ रहे हैं बेटा आपके पास। 1.2 पर, 2.8 पर, 3.7 पर, 3.9 पर क्वार्टेट है। Like suggest why CdCl3 suggest suggest why CdCl3 क्यों यूज करते हैं हम, इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ CHCl3। बेटा अगर आप CHCl3 यूज करोगे ना, तो CHCl3 में जो H है, जो ये हाइड्रोजन है, will give a signal, will give a signal। जब ये सिग्नल आपके पास आ रहा होगा तो बच्चा चरिया हो जाएगा, फिर कहाँ से आ रहा है, सैंपल से आ रहा है या सॉल्वेंट से आ रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम उसको CdCl3 में यूज करते हैं। दोनों सेम सॉल्वेंट है, दोनों का काम एक ही है। तो इसका फायदा ये है कि डज नॉट गिव अ सिग्नल। आइए जरा 1.2 पर क्या हो रहा था बेटा। 1.2 पर ट्रिपलेट था। 1.2 पर क्या था बेटा, ट्रिपलेट था। तो इन्वायरमेंट जरा हम बताते हैं इसका कि 1.2 पर चल क्या रहा है। अपने अपने स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं बेटा। जरा आइए मेरे साथ साथ चलिएगा जरा बेटा। इसके पड़ोस में दो हाइड्रोजन है तो ये आपको देगा ट्रिपलेट। इसके पड़ोस में तीन है बेटा, ये आपको देगा क्वार्टेट। बेटा इसके पड़ोस में दो है, ये आपको देगा ट्रिपलेट। इसके पड़ोस में भी दो है बेटा, ये आपको देगा ट्रिपलेट। बात को समझो, बात को समझो। तो 1.2 पर ट्रिपलेट आ रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये इसका आ रहा है, इसका आ रहा है या इसका आ रहा है। तीनों के इन्वायरमेंट अलग अलग है ना। एक ट्रिपलेट तो वो है जो CH2 से कनेक्टेड है। यानी ये वाला जो ट्रिपलेट है, ये वो है जो यहाँ पर दो, एक एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये कार्बन है और उसके पास दो हाइड्रोजन है। अब हम इसको अपने टेबल से मैच कर लेते हैं बेटा कि सीन क्या चल रहा है इधर। ये जरा, ये चीज मैं पहुंच गया अपने रिजल्ट पर कि 1.2 में जो पीक आती है वो उस CH3 की आती है जो नॉर्मल एल्केन होता है, जो आगे पीछे किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होता है। तो आइए जरा हम इसको वहां पे छाप देते हैं जो हमने यहाँ देखा। So environment for proton is alkene. Splitting pattern triplet. Number of hydrogen responsible, 3 hydrogens है। 2.8 पर क्या चल रहा है, ओके ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ये कितने पे पीक आ रही है, 2.8 पर आ रही है। ओके, सो 2.8 पर जो पीक आती है, आइए जरा इसको देखते हैं बेटा। आप लोग देख रहे हैं कि 2.8 पे जो पीक आ रही है वो एक नंबर इसके अंदर है। ओके, सो वो पीक आती है जो वो CH3 है जो नेक्स्ट टू कार्बोनाइल हो। कौन सा CH3, जो नेक्स्ट टू क्या हो मेरे बच्चों, कार्बोनाइल। तो एल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, क्या इन्वायरमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एल्काइल, एल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, एल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। बात समझ रही हो। और इसका भी ट्रिपलेट आ रहा है आपको नजर।
रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन दो है, दिखा दूं, ये दो हाइड्रोजन। ओके भैया, तो बेटा ये जो पीक आ रही है ना, ये इसकी है मेरे बच्चों, क्योंकि यही वो कार्बन है जो कार्बोनाइल से नेक्स्ट में है। और जो उसके भी पड़ोस में ये दो हाइड्रोजन और भी लगे हैं ना यार, ये भी तो है बेटा, इसको क्यों भूल रहे हो यार, इसका भी तो लिखो ना मेरे भाई। ये 3.7 पर पीक आ रही है। कहाँ पर आ रही है? 3.7 पर आ रही है। और ये किससे कनेक्टेड है? ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है। तो बेटा ये तो हमें अभी से ही पता लग गया यार कि जो 3.7 पे पीक आ रही है वो अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा? क्या है? अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अपने टेबल में देख लें, फर्दर कंफर्मेशन ले लें। बेटा आप लोग देख सकते हैं कि ये है वो। ओके, अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव देख रहे हैं, मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है। जिंदगी आसान हो गई। अभी ऐसे ही लोग बोलते हैं यार, एनएमआर एनएम क्या है, एनएमआर क्या है, मतलब एनएमआर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। मतलब डीमोटिवेट करने में आज भी बच्चे सबसे आगे हैं बेटा। ट्रिपलेट, तो कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए। ट्रिपलेट, दो प्रोटॉन है इसमें रिस्पॉन्सिबल, है ना? और एक आपका 3.9 में आपको क्वार्टेट नजर आ रहा है। और क्वार्टेट मैंने आपको क्या बताया था कि इसका आ रहा होगा। तो ये वो कार्बन जो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, एल्काइल नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, ये वाला है। ऐसे ही है। तो इसका क्या आ रहा है? क्वार्टेट। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन से हाइड्रोजन है? दो ही है ना यार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बेटा कितने हैं? दो हाइड्रोजन। ओके, कहान है जी? ओके हो गया। आगे चलें, आगे चलें। स्प्लिटिंग पैटर्न 3.9 तक बताइएगा जरा। स्प्लिटिंग पैटर्न एट 3.9। 3.9 तो बेटा क्यों आ रहा है 3.9 पे क्वार्टेट? है भाई, 3.9 पे क्वार्टेट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास नेबरिंग थ्री हाइड्रोजन ऑफ CH3। ओके, डन है जी। इजी इजी था, नो प्रॉब्लम, होपफुली ऑल गुड। ग्रेट। Name the all the functional groups in capsaicin in addition to the CH3O group। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप बताना है इसमें हमें। तो सबसे पहले तो आपको क्या नजर आया इसमें? फिनॉल, फिनॉल नजर आया। ओके, फिनॉल नजर आया सबसे पहले आपको। तो बेटा हमने मेंशन किया कि फिनॉल है। ओके बेटा, और क्या नजर आया आपको इसमें? है जी, एक मुझे ये नजर आया, दैट इज एमाइड। ओके, एक मुझे इसमें और नजर आया, दैट इज दिस, दैट इज एल्कीन। Complete the equation for the reaction of capsaicin with an excess of Br2 in the dark. Draw the structure of the organic product in the label box. In the label box. तो भाई आपको वो डायग्राम बनानी है। ओके, तो अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो इसमें आपको करना ये है बेटा कि आपको भी अच्छी तरह पता है कि जब डार्क में आप रिएक्शन करवाते हो। अच्छा एक बात और बताऊं आपको कि Br2 जो है ना वो रिंग पे अटैच नहीं होगा। Br2 बेटा रिंग पे अटैच नहीं होगा। बल्कि चूंकि डार्क में रिएक्शन हो रहा है, चूंकि बेटा चूंकि बेटा डार्क में रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ डबल बॉन्ड पर आकर वो अटैच हो जाएगा, यानी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, बस दोबारा से वही नीचे बना दो स्ट्रक्चर। ओके, उसी को आप यहाँ बना दो। ओके जी, सेट हो गया। तो अगर आप गौर से देखें बेटा, गौर से अगर आप इसमें देखें, तो वो एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आपसे मांग रहे हैं ना बेटा, है ना? तो कितने ब्रोमीन आप डाल रहे हो?
इसी को ही अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो बेटा आपने आपको दो, मतलब आपने दो ब्रोमीन लगाए ना, आपने क्या किया है, दो ब्रोमीन लगाए ना आपने। तो आप क्या करें कि यहाँ पर अटैच कर दिया आपने ब्रोमीन को। और चूंकि, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, रिंग पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, रिंग को मोर एक्टिवेट कर दिया। तो ये जो है ना, ये आपका 2 4 6 डायरेक्टर है। ये क्या है, 2 4 6 डायरेक्टर है।